तो ये एएस का मार्जिन कॉस्टिंग का टॉपिक है। मई जून 2019-21 का सवाल है। Ravi manufactures two products X and Y. Each product has allocated fixed cost. The following chart shows budgeted information for X. आपको चार्ट में जो दिया मैं सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट शो हो रहा है आपको, ये जो पॉइंट आपको शो हो रहा है 40, दैट इज बेसिकली फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जीरो आउटपुट के ऊपर भी आपको 40,000 की कॉस्ट पड़ रही है। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, तो ये आपको पे करनी पड़ेगी 40,000 की कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट है आपकी 40,000। अब अगर 40,000 को हम देखें तो ये मिल कहां से रही जाके, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो रही 70,000। इसका मतलब है 40,000 की फिक्स कॉस्ट है और 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होगी 70,000। इस वक्त हमारी सेल्स कितनी है ना 90,000 पे, तो 90,000 सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट 70,000, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? टोटल सेल्स 90,000 माइनस टोटल कॉस्ट 70,000, तो 20,000 का प्रॉफिट है आपका। ये पॉइंट कहलाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में वैल्यू कितनी है आपकी 60,000, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट में यूनिट्स कितने हैं आपके 40,000। तो 40,000 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन, व्हेन देयर इज नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस, और 60,000 उसकी अमाउंट बनती है। बस यही पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस कर रहे थे। कहता क्या नीचे देखिए, कहते जी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वैल्यूज इन डॉलर्स फ्रॉम द चार्ट। पहला है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम देखें तो वो कितना हमारा आ रहा है 60,000। डॉलर्स में बताना है, 40,000 नहीं लिखना है, जून डॉलर्स में बताना है, तो अपने 60,000 लिखना है, नॉट 40,000, वो यूनिट्स में है। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, डॉलर्स में बताएंगे आप 40,000। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, है ना। एक्चुअल सेल्स कितनी है 90 और ब्रेक इवन सेल कितनी है 60, तो 90,000 माइनस 60,000 दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि 30,000 हमारा बन रहा है इस सवाल के अंदर। आगे देखते हैं और क्या पूछा उसने। प्रॉफिट पूछा उसने, वो मैंने पहले बता दिया। प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, 90 माइनस 70, 20,000 का प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ओके हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी चीजें हो रही है चेंज। द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वाई। सेल्स यूनिट्स दिए हैं 1,05,000, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 3,15,000। देखिए यासून, अगर सेल्स रेवेन्यू 3,15,000 हो तो सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी हमारी 3,15,000 को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे नीचे किससे 1,05,000 से, तो आपके पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 3,15,000 टोटल सेल्स है, यूनिट्स 1,05,000 है, डिवाइड करने के तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कितनी आती है जी 3 आती होगी, ठीक है, ठीक है जी। फिर डायरेक्ट लेबर 0.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 पर आवर जो लग रही है, इस तरह डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। Ravi is concerned that budgeted profit for Y is not very high. मतलब they are not satisfied and they feel that the profit should be more than this. He believes that following changes could increase the profit but will have no effect on sales volume. कहते हैं कि प्रॉफिट इन चेंजेस की वजह से प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन सेल्स वॉल्यूम पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या है, यूनिट्स पे, यानी यूनिट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट्स आपके 1,05,000 ही बिकेंगे तो पहले बिक रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखते हैं आगे। इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5%। सेलिंग प्राइस पर यूनिट को आपने 5% क्या कर देना है, कहते हैं बढ़ा दें। मैं साथ साथ करता जा रहा हूं ताकि आपको चेंजेस का पता चलता जाए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारी कितनी थी पहले 3 थी, तो 3 में कितने परसेंट हम बढ़ा रहे हैं 5%। कितना आ जाएगा 5%, 0.15। आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी 3.15। यूज स्किल्ड लेबर विच विल इंक्रीज द कॉस्ट पर आवर बाय 5%। कॉस्ट पर आवर 5% क्या हो गई है, बढ़ गई है लेबर की। लेबर कॉस्ट कितनी है 4 पर आवर है, तो वो कितनी बढ़ गई है 5%, उसमें इजाफा हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा इजाफा उसका, और ये आपकी बन जाएगी 4.2। ठीक है जी। फिर यूज बेटर क्वालिटी मटेरियल विच विल इंक्रीज द कॉस्ट पर किलो बाय 2%, यानी 2 थी पहले, बेटर क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से आपकी कॉस्ट पर किलो जो है वो बढ़ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगा 0.04, तो ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 2.04 हो गई आपकी। इंक्रीज द प्राइसिंग कॉस्ट बाय 6,000, यानी कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 6,000 से बढ़ गई है ना।
और ऑफर द सेल्स टीम अ बोनस ऑफ 2% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम ऑल सेल्स अबव 80,000 यूनिट्स। ये जरा गौर करना पड़ेगा। अभी हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 1,05,000। 80,000 से ऊपर जितने भी यूनिट्स यासून हम बेचते हैं वो कितने बनेंगे? 25,000। इसकी जो सेल्स प्राइस बनेगी, तो उसकी सेल्स वॉल्यूम बनेगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 से, कितना आता है ये? 78750। इस पर कहता है कि हम बोनस देंगे अपने सेल्स पर्सन को, कितने परसेंट? फिक्स्ड 2%। कितना आएगा? 1575। ये फिक्स कॉस्ट में क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो कितना बोनस भी अब आपने एक्स्ट्रा पे करना है। हाँ जी, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कमीशन बताया नहीं हुआ कि वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो आप दोनों जगह इसको लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम फिक्स्ड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसने वेरिएबल के पॉइंट से कोई खास डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ। यहाँ पर ही मुझे इस क्वेश्चन से इख्तिलाफ है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो यहाँ पे उसने फिक्स रखा है। क्योंकि उसकी रीजन ये है, इशफाक देखो, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी चाहे इसको ना इस तरह से देखें। अबव 80,000 से अबव उसने कहा ना 2%, तो अबव इससे तक 25,000 है। अगर अबव बढ़ेगा तो फिर कमीशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कमीशन यूनिट्स के बढ़ने कम होने से चेंज हो रहा है, तो फिक्स तो नहीं होना, फिक्स तो नहीं होना, फिर तो ये वेरिएबल है, ठीक है ना, व्हिच इज क्वेश्चन मार्क ऑन दिस क्वेश्चन फॉर बिकॉज ऑफ दिस। खैर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वो कहता है जी कि हमने क्या करना है जी, ये तो हमने सब कुछ निकाल लिया। कहता है जी कैलकुलेट द प्रोडक्ट बाय ओनली फॉर द प्रोडक्ट बाय ओनली द इफेक्ट ऑफ दीस चेंजेस ऑन द बजट टोटल प्रॉफिट फॉर 1,05,000 यूनिट्स। यानी 1,000 यूनिट्स पर ही आपने बताना है कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट जो है वो। अब देखिए यूनिट्स को उसने चेंज नहीं किया इस बार। अब यूनिट्स चेंज किया तो हम सपोज कर रहे हैं कि शायद ये यूनिट्स पे हम फिक्स्ड यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे, हम सपोज कर सेल्स कमीशन कंसीडर कर रहे हैं, कंसिडर किया उसने, ये असम्पशन के तौर पे लिया है। एग्जैक्टली तो हम इसको नहीं कह सकते। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? सेल से। सेल्स हमारे हैं 1,05,000 यूनिट्स। 1,05,000 यूनिट में हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? 3.15। 3.15 तो कितनी आ रही थी आपकी सेल्स? ये आपके पास आ जाएगी जी 330,750। इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट, उसमें आपकी आ जाएगी पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बेटा उसकी रेट में फर्क आया है। डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना हो गया है? अगर हम सवाल में देखें अपने, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 2 पर किलो की बजाय 2.04 हो गया, 2.04 हो गया, ठीक है। तो 0.25 इंटू 2.04 हम करेंगे, और यूनिट्स कितने? 1,05,000। तो 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.04 कितना आ जाएगा जी आपका? 53,550। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल। आगे हम निकालते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपकी आ जाएगी 1,05,000 मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? लेबर के अंदर भी चेंज आ रहा है जी। लेबर जो है उसकी कॉस्ट पर आवर 5% बढ़ गई है, पहले 4 थी 4.2 हो गई है। आवर्स वही है 0.5 आवर्स। तो 1,05,000 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 जी, कितनी आ जाएगी ये? 220,500 आपकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। और कोई वेरिएबल कॉस्ट इसमें मौजूद नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है जी। तो हम ये टोटल करके माइनस कर देंगे। टू 74050 टोटल आ जाएगा आपका, माइनस कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा बेटा 56,700। याद रखिएगा हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? 56,700 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे? 1,05,000 से, तो मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना आता है? 0.54 मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया। आपको पता है पिछले वालों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? देखें सवाल में जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकलता है, सवाल में जो ओरिजिनल सवाल है
उसमें कैसे निकालेंगे? 3,15,000 माइनस 2,10,000 माइनस 52,500 जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट से 1,05,000 से, तो आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पिछले पार्ट का। दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ आपको, ओरिजिनल जो सवाल है उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आता है, प्रॉफिट कितना आता है वो भी निकाल सकते हैं ना। 1,05,000 सॉरी 1,05,000 कह रहा हूँ, 3,15,000 में से माइनस कर देंगे आप 2,10,000 और माइनस कर देंगे हम कितना 52,500, तो कितना आगे कंट्रीब्यूशन आपके पास 52,500। इसको डिवाइड कर देंगे आप यूनिट से 1,05,000 से, ये आपके पास 0.5 आ गया। प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं ओरिजिनल डाटा का। प्रॉफिट आ जाएगा आपका 52,500 माइनस 34,500, कितना आ गया प्रॉफिट 18,000 आपका आ जाएगा। गलत किया मैंने, 52,500 थोड़ी है, 52,500 कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई, कंट्रीब्यूशन तो कुछ और अमाउंट है। नहीं सर यही कंट्रीब्यूशन यही है, कंट्रीब्यूशन वाज 2,10,000 और 52,500 बस 52,500 ही आ रहे हैं माइनस 34,500, तो फिर ये आपका आ जाएगा। दोबारा चेक कर लो करके देखो तो सही। मेरे पास यूनिट भी निकाला उसको मतलब अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ओके। अब चलते हैं हम आगे, जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपना कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी 34,500, उससे बेटा इजाफा हुआ है कितना 6,000 का इजाफा हुआ है ना। ये कितनी हो गई है 40,000। आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14625, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 14625। दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। सेल्स कमीशन आपने डाला हमने कितना पड़ेगा ना, प्लस फिक्स कॉस्ट 40,500 और सेल्स कमीशन मैंने निकाला था बेटा कितने का 1575 का, नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, वो माइनस कर देंगे इसमें से हम, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना आ रहा है 14625। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। आगे कहते हैं calculate the for product by only the effect of these changes on the budgeted total profit for 1,05,000 units। तो प्रॉफिट में क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आया हमारा, प्रॉफिट डिक्रीज कर गया हमारा कितने से 3375 से, प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर गया। उसका रीजन क्या है कि आपने जो सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस कर दी है और बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज किया है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज की, सॉरी बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज किया है, इसकी वजह से कॉस्ट पर किलो और लेबर बढ़ी है और फिक्स कॉस्ट भी आपने अपनी क्या कर दी है इंक्रीज कर दी और सेल्स कमीशन भी आप ज्यादा दे रहे हैं। आगे वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखें, calculate for product by only the effect of these changes on the budgeted break even point in dollars। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना, सुना समझ आ गई यहाँ तक, तो आपको दोनों पॉइंट्स का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखिए जरा ये ब्रेक इवन पॉइंट पहले मैं निकालता हूँ पिछले पार्ट का, वापस जाता हूँ अपने सवाल पे। तो पिछले पार्ट में मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ ब्रेक इवन पॉइंट, मैं कैसे निकालूंगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास 34,500 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 0.5, कितना आ जाएगा जी 69,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है जी, यूनिट्स में आ रहा है, ठीक है।
और दूसरे में देखते हैं, डॉलर्स में भी निकाल लेते हैं। चलें, क्या करूंगा, 69,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, सेलिंग प्राइस से, जो कि कितनी है 3, तो क्या आ रहा है जी 30,207,000। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, यानी कि जो हमने चेंजेस के साथ बताया उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, मामला उसका भी वही होगा, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी हमारी 40,000 40,500 है इस दफा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है 0.54 निकाला हमने, तो कितना आ जाता है जी 75,000। सेल्स कमीशन नहीं ऐड करेंगे, कौन सा ये सेल्स कमीशन फिक्स कॉस्ट नहीं है, ओवर 80,000 से ऊपर करेंगे तो फिर नहीं, सेल्स कमीशन मैंने बताया था आपको कि हम वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर, नीचे मैंने सेल्स कमीशन अलग लिखा हुआ है, आप ऊपर से माइनस कर दें, कोई इशू ऊपर से माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस आएगा। इतना तो चेंज आपको पता है क्वेश्चन में ये करता है, मैंने बताया ना कि जो ब्रेक इवन निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी तो डिफरेंट आएगा। अगर ब्रेक इवन 75,000 को वैल्यू में निकालें तो क्या आ रहा है, नहीं 75,000 into 3.15, क्या आपका आ जाएगा 236,250। अब इसमें चेंज उसने क्या बताना है आपने, तो चेंज में 69,000 और 75,000 में कितना फर्क आ गया आपका, 6,000 यूनिट्स आपने क्या हो गया, इंक्रीज कर गए ब्रेक इवन के अंदर, और वैल्यू में कितना फर्क आ गया, ब्रेक इवन वैल्यू भी तकरीबन बढ़ गई है 29,000 समथिंग से इंक्रीज कर गई है। अच्छा, अब विशाल बात करते हैं सेल्स कमीशन की, जो आप बात कर रहे हो। देखो सेल्स कमीशन अगर मैंने कंसीडर करता तो मैं वेरिएबल सेल्स कमीशन लेता, हम तो मार्क्स स्कीम के वाले सिस्टम में चला, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ बताया कि वो यूनिट्स के साथ चेंज हो। दूसरी बात उसने बताई है कि अबव 80,000 यूनिट्स के ऊपर सेल्स कमीशन आपका इफेक्ट होगा, 80,000 यूनिट से पहले तो सेल्स कमीशन हमारा अप्लाई नहीं हो रहा ना, इसका मतलब पर यूनिट सेल्स कमीशन अगर हम वेरिएबल में ऐड करते हैं या वेरिएबल में शामिल करेंगे तो किस तरह आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हर यूनिट के ऊपर निकलना है ना, तो वो अगले यूनिट के ऊपर तो है लेकिन वो सब यूनिट्स के ऊपर तो नहीं है, तो ना तो ये फिक्स कॉस्ट है, बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जिन यूनिट्स से निकल रहा है उनका तो पर यूनिट का आ सकता है, मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर तो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा उस सूरत में, यानी 80,000 यूनिट्स पर आप लेंगे इसको वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी जो रिमेनिंग है ऊपर वाली वो आप लेंगे फिक्स कॉस्ट। तो 80,000 यूनिट्स पर जो आप वेरिएबल कॉस्ट देते हैं वो तो है ही, अब आपने फिक्स कॉस्ट ही इसको ट्रीट किया, लेकिन फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हुए शामिल नहीं किया, लेकिन आप शामिल अगर कर लेंगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, कर सकते हैं कोई बात, 40,500 में 1575 शामिल करके भी निकाल लेंगे तो नो इशू, लेकिन आपको यहाँ नोट लिखना पड़ेगा नीचे, सेल्स कमीशन इज ट्रीटेड एज फिक्स कॉस्ट, तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम रहेगी इसमें। आगे क्या कह रहे हैं, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपका आंसर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मार्क्स स्कीम में दिया है, उसने डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व किया होता है सवाल, दो तरीकों से सवाल सॉल्व किया होता है। ठीक है, तो हो गया। आगे कहते हैं जी कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट वाई ओनली द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आपने निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर पहले केस की बात करें हम तो वो कितने हैं, 1,05,000 माइनस 69,000 कितना आता है जी 36,000। अगर यहाँ पे निकालें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, ये कितना आता है, एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है 1,05,000 ही है, माइनस 75,000 कितना आ जाएगा जी 30,000 यूनिट्स आपके, तो कितना फर्क आ गया इसके अंदर, 6,000 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, जो ब्रेक इवन फर्क आ रहा है वही तकरीबन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फर्क आ गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा पहले जो है वो क्या था, ज्यादा था, अब क्या हो गया, अब कम हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, recommend whether or not Ravi should proceed with these changes, justify your answer। रावी को इन चेंजेस से प्रोसीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉफिट पीछे आपने निकालना है ना, वो मुझे थोड़ा तंग कर रहा है प्रॉफिट, शायद
सवाल शायद गलत मेरे ज़हन में आ रहा है इस वक्त। आपने सवाल किया सही किया ना उस चीज पर। अच्छा चेंजेस में देखिए ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या हो गया है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इंक्रीज कर दिया 6000 से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा डिक्रीज कर गया 6000 से। ऐसे ये प्रॉफिट भी हमारा क्या कर गया डिक्रीज कर गया कितने से, जो भी डिफरेंस आ रहा है। तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ना तो यूनिट सेलिंग प्राइस में भी कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो हमें ऐसा कोई फायदा नहीं, फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रपोजल को हम, क्योंकि हमें ना तो प्रॉफिट में बेनिफिट हो रहा है, ना ब्रेक इवन बेनिफिट हो रहा है, ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बेनिफिट। तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने का कोई हमें बेनिफिट एज सच ओवरऑल नजर नहीं आ रहा, तो हम इस प्रोसीडिंग में चेंज पे नहीं जाएंगे। स्टेट 4 एडवांटेज टू ए बिजनेस ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर प्लानिंग के एडवांटेजेस जो है वो क्या हो सकते हैं। एक तो प्लानिंग आप करेंगे तो आप क्या कहते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड द कैश फ्लो, प्लान फॉर फ्यूचर कैश फ्लोस आपको पता चल जाएगा, प्लान फॉर फ्यूचर प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी आपकी, तो ठीक है। और क्या हो सकता है जी सर वो मैनेजमेंट मार्केटिंग डिसीजन की तो हाँ जी, कंपेटिटर से रिलेटेड या मार्केटिंग डिसीजन आप ले सकते हैं, कंपेटिटर से रिलेटेड डिसीजन आप फोरकास्ट सेल्स को फोरकास्ट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा प्लानिंग के फायदे और भी हैं, मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, मोटिवेशन होती है, ये सब भी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल होती है, ये भी फायदे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल के पॉइंट से पूछ रहा था इसलिए मैंने सिर्फ फाइनेंशियल के पॉइंट से बताया। ठीक है जी, हमने कंप्लीट किया है हमारा जो कि आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले वाला सवाल करने की जरूरत नहीं, घर में भी नहीं करना आपने, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। अक्टूबर नवंबर 17-22 क्वेश्चन है जी आपका, वो बहुत पुराना है इसमें नहीं, वो लिखा हमने गलत हुआ, गलत लिखा, वो कोई है कुछ 6-7 का। अक्टूबर नवंबर 17-22 का हमारा सवाल है, जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट a leather suitcase, the following forecast information is available, cost per unit दी हुई है, direct material की 15, 8 और variable production, fixed cost दी हुई है, salaries, rent and rates, advertising और other fixed costs per month. Director calculate the selling price by adding a markup of 80% on the variable cost. The company has ordered to supply 240 suitcases per month. This involves working at 75% capacity. तो ये 75% capacity assume क्या मतलब है इसका? assume अभी तक जो मैंने वो वाला तो आपको समझ सारा आ गया था, अभी जो मैंने पढ़ाया मार्जिनल कॉस्टिंग का कितने परसेंट समझ आया? 50%, 25%। मैं आपको उसके लेक्चर भेजूंगा, अभी भेज दूंगा, तभी रुक जाना आप, मैं आपको लेक्चर भेजूंगा ताकि पिछला आपका कवर हो जाए, वरना तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल ही आना है, ये बहुत जरूरी है। आपको अच्छे तरीके से, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ हमने इसका, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो आप घर जाके आज ही देख लेना लेक्चर, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये ऑब्वियसली मुश्किल है। स्टेट टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। फायदा क्या ब्रेक इवन एनालिसिस का? यू कैन फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, यू कैन फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, यू कैन फाइंड प्रॉफिट ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट लेवल एक्टिविटी प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं ना, और उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है आपको पता जी, सारे लिमिटेशन सेम रहनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशन, ब्रेक इवन की लिमिटेशन, सीवीपी एनालिसिस की लिमिटेशन सेम होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज, this is not possible, change हो सकता है। per unit variable cost does not change, can change, selling price does not change, can change, limitation तो यही है ना उसकी, यही बता रहा हूँ। ठीक है जी, प्रोडक्ट मिक्स cannot change, हो सकता है चेंज, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम, ये भी उसकी लिमिटेशन, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड भी चेंज हो सकती है। दोबारा रिपीट करो, पता होना चाहिए आधे पेपर में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज, this is not possible, selling price does not change, not possible, variable cost per unit does not change, ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स cannot change, can change, ये भी लिमिटेशन है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर सेम, that is also sometimes not possible, they can be different। आगे कहता है जी, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पर मंथ। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, फिक्स कॉस्ट है क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे फिक्स कॉस्ट का, तो इसको यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ जी। 1450
प्लस 650 प्लस 1000 प्लस 1100 फिक्स कॉस्ट कितनी आती है टोटल? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारा होगा जी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है 4200। ये मैंने कैसे निकाली है यासुन, ये देखना फिक्स कॉस्ट मैंने कैसे लिया ताकि तुम ये तो समझ आएगी सारी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होती, ये आपके ज़हन में याद रखना। एक कुर्सी पर 6 रुपए लगते हैं, 10 कुर्सियां बनाएंगे, एक पर 6 ही लगेंगे। इस बिल्डिंग का रेंट फिक्स है, बच्चे जितने मर्जी पढ़ाएं वो फिक्स ही रहता है। ये है तो टोटल कर लिया हमने इसका फिक्स कॉस्ट का और डिवाइड कर दिया, तो कितना आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा आपको। सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस में कहता है कैसे निकलेगी आपकी 80% वेरिएबल कॉस्ट पे मार्कअप है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसी है 15 प्लस 8 और प्लस 2 कितनी आ जाएगी 25। इसके ऊपर कितना परसेंट मार्कअप है 80%, तो इसका 80% निकाल लें वो कितना आ जाएगा 20। तो 25 प्लस 20 दैट इज गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपकी कितनी आती है 45 आ जाएगी। अच्छा बट सर अभी हम 75% कैपेसिटी पे काम कर 80% सॉरी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम 240 सूट केसेस से ज्यादा भी बना सकते हैं। 75% कैपेसिटी 100% कैपेसिटी से ज्यादा हो, अभी हम 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 45 सेलिंग प्राइस है हमारी। सॉल्व करते हैं, हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं 45 माइनस 45 माइनस 20 आ जाएगा जी। बात आपकी सही नहीं आ रही। 20 आपका आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट 4200 है, डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो आपको ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे 210 सूट केसेस। 210 सूट केसेस आप बनाए तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। हम इस वक्त बना कितने रहे हैं 240। ठीक है जी, हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो फाइंड कर लिया। देखिए आगे क्या कहता है जी, वो भी दिखा देता हूं। देखिए इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, हम इस वक्त यासून बना रहे हैं 240 सूट केसेस। तो 240 सूट केसेस जो आप बना रहे हैं वो इस वक्त दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी। यानी हमारी कैपेसिटी बेसिकली ज्यादा है। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी बेटा टोटल जो होगी वो आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 0.75 कितनी आ जाती है जी 320 हमारी कैपेसिटी है। हम 320 सूट केसेस जो बना सकते हैं, टोटल कैपेसिटी हमारी 320 सूट केसेस बनाने की है। वो मैंने निकाल के दिखा दूं, आगे उसका काम नहीं आना है वैसे, मैंने कहा पहले मैं बता देता हूँ। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द मंथली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड रेवेन्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं यूनिट्स में भी और रेवेन्यू में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये भी देख लें। एक्चुअल सेल्स, हमारी एक्चुअल सेल्स है यूनिट्स में माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है 2,40,000, यू आर राइट। और ब्रेक इवन सेल्स हमारी कितनी है 210। तुम्हारा कितने आ जाएंगे 30 आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और अमाउंट में कितने आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 45 1350 आपके पास टोटल इन वैल्यू में आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, समझ आ गई इसकी आपको। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कहता है वो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट इफ कंपनी इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी पे कहता है मंथली प्रॉफिट निकाले, तो 100% कैपेसिटी हम निकाल चुके हैं। वो कितने यूनिट्स की है 320 यूनिट्स की है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, रादर देन कि मैं प्रॉफिट की तरफ जाऊं मैं डायरेक्टली टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता हूं। कितना 320 सॉरी
320 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने हैं 20, तो बताएं टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है जी 6400, इसमें से लेस कर दूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, वो कितनी आपकी थी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, 4200 है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2200। 2200 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी बात। पहले हमारा प्रॉफिट कितना था वो देखिए जरा, यानी हमारा जब हम पहले यूनिट्स बना रहे थे तो हमारा प्रॉफिट कितना था, कंट्रीब्यूशन तो 20 ही था ना, यूनिट्स कितने थे हमारे 240, 240 इंटू 20 करें कितना आता है 4800 है ना, और 4800 में से माइनस करें फिक्स कॉस्ट टोटल 4200, तो 600 का प्रॉफिट हमारे पास है। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट में लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे प्रॉफिट कितना है, equal to total contribution which is 240 into 20 minus fixed cost 4200, तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 600। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 2200, तो प्रॉफिट फिलहाल हमारा इंक्रीज कर गया कितने से 1600 से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है हमारा। खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या कहता है वो जी एडिशन इंफॉर्मेशन में देखें, डायरेक्टर हैव अप्रोच्ड बाय बार्ट, एक बंदा था उसने अप्रोच किया हमें और वो कहता है रिटेलर हु रिक्वायर्स अ रेगुलर मंथली ऑर्डर ऑफ 150 सूटकेसेस, बार्ट इज ऑफरिंग टू पे 42 पर सूटकेस। ये मैं मिटा रहा हूं, आप इसको आपने लिख लिया होगा इसको, 42 per suitcase. The directors are aware that this order will take production over the current capacity and the following would result. अभी जो कैपेसिटी पे हमने 240 यूनिट जो बना रहे हैं बनाते रहेंगे, ये 150 यूनिट्स उसके अलावा है। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है बेटा 320 की, ये लिखी हुई है ना 320 की कैपेसिटी है। तो अभी हम 240 नॉर्मल बना रहे हैं और मजीद ऑर्डर कितना मिला हमें, तो कितने यूनिट्स हो गए 390 हो गए, जबकि हमारी कैपेसिटी 320 है। 70 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं जो कैपेसिटी से ऊपर है। जब कैपेसिटी से ऊपर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ खर्चा इजाफी होगा, वो क्या होगा, all suitcases over the current maximum production capacity would incur an additional 2 per unit direct labor cost to allow for overtime. 2 पर यूनिट हमें लेबर कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, लेकिन उन यूनिट्स पर जो करंट मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा है। एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी भी लग रही है कितनी 200 की, ये फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। The director also recommend that target annual profit set by them of 30,000 is not being achieved. 30,000 का प्रॉफिट में अचीव नहीं हो पा रहा था पहले। They have decided to increase by 10% the selling price of all production except the new contract. नए कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी चीजों की सेलिंग प्राइस में 10% क्या कर दिया है, इजाफा कर दिया है। उसके अलावा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया 500 पर मंथ, एंड आर कॉन्फिडेंट दैट मंथली सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विल रिमेन एट 240 सूटकेसेस पर मंथ, वो वहीं रहेगी। तो कहते हैं दोबारा से आपने इनकम स्टेटमेंट बना के दिखानी है। मैं लिखता हूं सबसे पहले सेल्स, और आपको समझाता हूं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा 240 जो यूनिट्स हैं, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी आपको पता है 45 थी। अब वो कहता है 45 सेलिंग प्राइस में कितना इजाफा हो रहा है 10%, तो 45 का निकालेंगे हम 10%, तो कितना आ जाएगा 4.5। इसका मतलब है 240 जो जी 240 सूट केसेस जो है वो हम कितनी प्राइस पर बेच रहे हैं 49.5 पर प्लस, और 150 जो नया ऑर्डर मिला है वो किस पर बेच रहे हैं हम 42 पे। ऐड कर लें दोनों को, टोटल सेल्स आप आएंगी ना आपकी दोनों मिला के, दो ऑर्डर है अलग अलग जी 18180 आपके आगे सेल्स, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर हम दोनों प्रोडक्ट्स का क्यों बना रहे हैं, जो नया ऑर्डर मिला सिर्फ उसका करें, लिखा दोस्तों देखिए। एक तो पहली बात ये मंथली सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स विल रिमेन एट 240, वो चल रही है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट टू शो द maximum forecast total profit per month if the director accept the new contract, total profit, नए कॉन्ट्रैक्ट करें total profit कुछ बस बात समझ आई आपको में। तो देखते हैं आगे हम लेस कॉस्ट ऑफ सेल और लेस वेरिएबल कॉस्ट करनी थी मैंने, क्योंकि उसने वो पूछा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा था हमारा, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट मटेरियल 15 का है हमारा, अभी 15 क्या पूरे यूनिट्स के ऊपर, यूनिट्स कितने 390 है ना, मल्टीप्लाई बाय 15, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कितना आ जाएगा 5850। आगे आपकी आ जाएगी जी डायरेक्ट लेबर, कितना आ रहा है जी, दो किस्म का 240 पर लेबर लग रही है 8 रुपए के हिसाब से, ऐसी है ना, सॉरी जी 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 320 पे लेबर लग रही है 8 रुपए के हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आप बना रहे हैं कितने 70, उसमें आप पे एक्स्ट्रा लग रही है वो कितनी होगी 70 into 10, दो पर यूनिट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 8 तो लगे नहीं है, दो उसके अलावा है 3260। आप ये भी कर सकते हैं कि 390 पे ले लेते हैं आपके हिसाब से, 70 पे दो अलग से ऐड कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, और तो कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा सॉरी, वेरिएबल ओवरहेड है कितने के 2 पर यूनिट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, 390 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके आ जाएंगे 780, टोटल कर लें 9890, ये माइनस कर दें, ये आपका आ गया जी कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में हो रहा है इजाफा, पहले कितनी थी फिक्स कॉस्ट 4200 की, उसमें 200 का जो है वो एक अमाउंट आई है और प्लस 500 एक और अमाउंट आई, कैसे मैं दिखा रहा हूँ बेटा, 200 जो है वो उसने कहा है यासून के 200 का हमारा क्या हो रहा है, देखिए 200 की मंथली रेंट कॉस्ट बढ़ गई है आपकी, एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट, और 500 रुपया जो है वो एडवाइजिंग एक्सपेंडिचर किया आपने, वो भी फिक्स कॉस्ट है, दोनों फिक्स कॉस्ट है, दोनों हमारी इंक्रीज करके, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 4900 की माइनस कर दें 3390। तो बेटा पहले आपका प्रॉफिट कितना आ रहा था, पहले प्रॉफिट आपका आ रहा था 600, 3390 माइनस 600, तो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय हाउ मच 2790 से आपका प्रॉफिट जो क्या हो गया बढ़ गया। उसके अलावा जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये पॉइंट 2790 से प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, स्टेटमेंट उसने बनाने होगा, आगे वो क्या कह रहा है, एडवाइस द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद पार्ट एंड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, जस्टिफाई योर आंसर बाय एक्सप्लेनिंग टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस। तो बेनिफिट्स तो आपको क्या बताएंगे आप, एक तो ये कि आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया कितने से 2790 से, दूसरा ये कि प्लस माइनस 600 पिछला प्रॉफिट था ना, तो इंक्रीज हुआ है ना प्रॉफिट, अच्छा ठीक है वो 100%, हाँ जी, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया आपका कितने से 2790 से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर, तो मार्केट शेयर भी आपका इंक्रीज कर जाएगा ऑब्वियसली। सेकेंडली आपको डिस्काउंट तो कोई नहीं मिल रहा बल्क बाइंग पे। डिसएडवांटेज क्या है कि जो रेगुलर कस्टमर्स हैं दे विल नॉट फील गुड बिकॉज you are offering a price less than the normal price. Normal customers can feel awkward about it. सर ये कहते हैं कि ओवरटाइम हो रहा है तो क्वालिटी गिर सकती है, ओवरटाइम हो रहा है क्वालिटी गिर सकती है, लेबर जो है वो उसके लेबर अवेलेबल नहीं होगी, आपको ज्यादा पे करना है लेकिन क्वालिटी उसको अफेक्ट हो सकती है, एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ तो उतनी नहीं, ये आप कुछ चीजें इसमें देख सकते हैं, लिमिटेशन में आपके आ जाएंगे। स्टेट 3 फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के फाइनेंशियल बेनिफिट्स को कहता है, बताएं कि क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि इट फैसिलिटेट इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, इट फैसिलिटेट इन कैलकुलेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, सॉरी इट फैसिलिटेट टू फाइंड द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आपके क्या होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करता है ना वो। दूसरा क्या हो सकता है जी बजटरी कंट्रोल, और क्या करता है
इट फैसिलिटेट टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल करने में फायदा पहुंचाता है। फाइनेंशियल बताने हैं आपने, बाकी सारे वही है, कौन से वाले, प्लानिंग है, मोटिवेटिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, वो फाइनेंशियल है। अगर उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट शो कर सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अगला सवाल करने लगे, क्वेश्चन मैसेज के साथ नहीं है वो, क्वेश्चन डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।